स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसे बने रहें और जो भी कहानियां हैं पाठ्यक्रम में उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आपके लिए सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सबसे पहली कहानी देखते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी माधवराव सप्रे जी की है। आप सभी ने संभवतः ये कहानी पढ़ी हो। हिंदी की पहली कहानी भी मानी गई है ये कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी, और इसे माना है देवी प्रसाद वर्मा ने। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे पहली कहानी माना है हिंदी का, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1901 ईस्वी है और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो पहली कहानी इसे किसने माना है वो नाम आपको ध्यान रखना है, इसका प्रकाशन कब हुआ और किस पत्रिका में हुआ, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों ये बहुत छोटी कहानी है, 2 पेज की ये कहानी है, बहुत ही छोटी, और एक ऐसे आदर्शमूलक कथानक पर है जैसे आप सभी कई सारी कहानियाँ सुनते होंगे कि हृदय का परिवर्तन हो जाता है और जो परिस्थिति विपरीत रहती है वो बदल जाती है। तो ध्यान से अगर आप इस वीडियो को सुन लेते हैं तो एक छोटी सी कहानी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार हो जाएगी। आप कहानी के बारे में जान जाएंगे और संभव है लिखित परीक्षा के लिए जो अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो आपके पास एक दृष्टिकोण रहेगा, आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका सारांश क्या है इस कहानी का। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक बुढ़िया है जिसकी झोपड़ी वहाँ के जमींदार के अहाते के पास है। जो बाउंड्री है जमींदार की उसी से लगी हुई एक बुढ़िया है, उसी की झोपड़ी है। जमींदार उस झोपड़ी को हटवाकर अपनी हवेली के अहाते को और आगे बढ़ाना चाहता है। सभी राजाओं के या जमींदारों के, सामंतों की ये इच्छा होती है कि वो अपने जो सीमा है उनके महलों की या ज़मीनों की उसको बढ़ाते जाएं। वो किसी भी तरीके से, चाहे वो कानूनी दांवपेच से हो, चाहे कब्जे करके, वो हर तरीके से यही प्रयास करते हैं कि उनकी सीमा बढ़ती रहे। किंतु वह वृद्ध महिला अपनी उस झोपड़ी को छोड़कर नहीं हटना चाहती। उस झोपड़ी में उसका पूरा परिवार रहता था, जिसमें उसका पति, उसका बेटा और बहू असमय ही चल बसे। अब एक छोटी सी उसकी पोती है जो बच गई है उस बुढ़िया के साथ और उस झोपड़ी में रहती है। तो उस छोटी पोती के साथ वह उस झोपड़ी में बराबर रह रही है, लेकिन जमींदार चाहता है कि किसी तरीके से उन दोनों को बाहर निकाल के झोपड़ी को गिरवा दिया जाए। अब इस कहानी के बारे में देखिए कि वह अपनी उस झोपड़ी में, यानी वो जो बुढ़िया है, अपनी उस झोपड़ी में तमाम स्मृतियों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है, किंतु जमींदार उसे हटाने के लिए डर, धमकी और कानूनी सभी कुछ दांवपेच अपना लेता है, आजमा लेता है। अंततः वह उस झोपड़ी से उसे हटाने में सफल हो जाता है, और जो भी कानूनी दांवपेच होते हैं पैसे खिला करके या जो भी डिसीजंस होते हैं कचहरियों के, उन सभी को प्रभावित करके उस बुढ़िया को झोपड़ी से बाहर निकाल देता है और उस झोपड़ी को गिरवाने का जो प्रक्रम है वो शुरू कर देता है। इसी दौरान जमींदार गांव में जब घूमने आता है तो बुढ़िया उसके पास रोती हुई बिलखती हुई आती है और जमींदार से एक टोकरी भर मिट्टी उठा ले जाने की इजाज़त मांगती है। वो कहती है कि आप मेरे इस झोपड़ी को, मेरे इस घर को तुड़वा दें, बेशक तुड़वा दें, लेके चले जाएं, जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक टोकरी भर मिट्टी लेने की इजाज़त दे दीजिए। बहुत जब वो रिक्वेस्ट करती है, बहुत मिन्नत करती है, तब जमींदार उसे इजाज़त दे देता है कि अच्छा ठीक है, ले जाओ। अंतिम बार वह वृद्ध महिला अपने उस घर में जाकर अपने परिवार की स्मृतियों को याद करके फूट फूट कर रोती है। वह जमींदार से एक टोकरी भरी हुई मिट्टी को उठाने का आग्रह करती है। बाहर आती है एक टोकरी भर मिट्टी लेकर और जमींदार से कहती है कि आप हाथ लगा दें तो ये टोकरी मैं उठा लूँ। तो बहुत जब बार बार वो कहती है उसकी विनती को, जमींदार भी पसीज जाते हैं। तो उनको लगता है कि ठीक है, अपने किसी कारिंदे से या किसी जो उनके बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं उनसे वो न कह के खुद ही उस टोकरी में हाथ लगाते हैं कि वो उठा के बुढ़िया के सिर पर रख दें। लेकिन मजाल है कि 1 इंच भी वो टोकरी इधर से उधर वो उठा पाए हों। वो हार मान जाते हैं, अंततः कहते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं उठा पाऊँगा। तब देखिए कहानी का ये रोचक, ये एक आदर्श रूप भी है कहानी का और एक रोचक प्रसंग भी बन जाता है कि
जमींदार उस वृद्ध महिला के बार बार आग्रह करने पर टोकरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस एक टोकरी भर मिट्टी में इतनी जादुई ताकत होती है कि जमींदार उसे हिला भी नहीं पाता। तब बुढ़िया कहती है, अब ये कथन ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी का एक तरह से मर्म भी है, उद्देश्य भी समझ में आएगा यहाँ से। महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ये देखिए, ये जो है एक जादुई घटनाक्रम होता है इस कहानी में कि जब जमींदार हाथ लगाता है और उस एक टोकरी भर मिट्टी को इंच भर भी हिला नहीं पाता और हार मान लेता है कि ये मेरे बस का नहीं है, तब बुढ़िया उसे वो समझाने का प्रयास करती है कि इस झोपड़ी को केवल मिट्टी का ढेर मत समझिए। इसमें उसके परिवार की तमाम स्मृतियाँ, बहुत सारे परिश्रम, अथक परिश्रम से बनाया हुआ ये घर था, जो आज संभव है झोपड़ी हो गया है, टूटा फूटा हो गया है, लेकिन बहुत परिश्रम से ये घर निर्मित किया गया था, खून पसीने की कमाई से निर्मित किया गया था। तमाम सदस्यों के हंसने खेलने, उनके मृत होने तक की स्मृतियाँ इसमें दबी पड़ी हैं। आप इसके भार को जीवन भर उठा नहीं पाएंगे, एक तरह से आपको पाप लगेगा, हाय लगेगी। इस तरह की बात वो बुढ़िया समझाना चाहती है जमींदार को, और यहीं से जमींदार के हृदय का परिवर्तन होता है और वो इस बात को समझ जाता है जो बुढ़िया समझाना चाहती है, और वो झोपड़ी बुढ़िया को सौंप देता है, उस पर कब्जा नहीं करता है और वापस चला जाता है। तो देखिए, ये जो है उस दौर की, जिस दौर में ये 1901 में ये कहानी लिखी गई, वह दौर आदर्शों का दौर था। मोटे तौर पर यह कहानी हृदय परिवर्तन की कथा है। तो ये हृदय परिवर्तन कैसे एक सर्वहारा वर्ग, गरीब वर्ग, परिश्रम से जुड़ा हुआ वर्ग, जो श्रम पे भरोसा रखता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, कैसे एक पूंजीपति या शक्ति संपन्न व्यक्ति के हृदय के परिवर्तन कर पाने में सक्षम होता है, वो इस कहानी में आपको दिखाई पड़ेगा। आगे हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो कि आपके लिए एक दृष्टि भी देगा, परीक्षाओं में, लिखित परीक्षा में खासकर आपको बहुत उपयोगी होगा यदि इससे प्रश्न बनता है तो। कथा आलोचक डॉक्टर पल्लव, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में हैं हिंदी के, उन्होंने 11 कहानियों का संपादन, जो क्रम से हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी और 1 2 3 4 ऐसे करके जो गिनतियों से नाम शुरू होने वाली कहानियों के हैं, उनका उन्होंने पूरा कलेक्शन किया हुआ है, उसका चयन और संपादन किया हुआ है 1 2 3 नाम से। उस पुस्तक का नाम ही है 1 2 3, और उसमें पहली ही कहानी जो है वो एक से शुरुआत होता है, तो एक टोकरी भर मिट्टी होती है। तो ये पुस्तक आप राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित है, आप चाहें तो 1 2 3 ये पुस्तक मंगा के, इसी पुस्तक में 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो कहानी है उसका भी संकलन इस पुस्तक में किया गया है। तो हिंदी की पहली कहानी मानी जाने वाली एक टोकरी भर मिट्टी और 11 वर्ष का समय, दोनों आपको इसी में मिल जाएंगी। तो आसानी से आप शुरुआती दौर की हिंदी कहानी को पढ़ सकते हैं, और कुल 11 कहानियों का संकलन है। इसी पुस्तक में डॉक्टर पल्लव लिखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के विषय में कि जादुई यथार्थवाद का चमकीला नारा 80 और 90 के दशक में आया, लेकिन 1901 में प्रकाशित इस कहानी में जो जादू पाठक देखते हैं वह लोक का प्रतिरोध है, निर्धनता का प्रतिकार है और धन के ऐश्वर्य के समानांतर श्रम की प्रतिष्ठा का जयगान है। अब आप देखिए, इस कहानी को इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। जब आप किसी कहानी को, किसी रचना के घटनाक्रम को व्यापक पैमाने पर देखते हैं, व्यापक परिधि में देखते हैं, उसे अपने समय और संदर्भों से जोड़कर देखते हैं, तब कहानी के बहुत सारे मर्म खुलते हैं। और उन्होंने यही इसमें बताया हुआ है कि लोक का प्रतिरोध है। जिस श्रम से, जिस खून पसीने की कमाई से वो घर बनाया गया था, कोई यूं ही आसानी से उसे तोड़ के, गिरा के, उसे विजित करके, कब्जा करके ले नहीं जा सकता। ये बात एक अलग किस्म की जादुई यथार्थवाद से जुड़ी हुई है, और उसी को जोड़ करके डॉक्टर पल्लव जी ने बताया हुआ है कि इसमें लोक का प्रतिरोध है। एक तरफ लोक है और एक तरफ धन और पूंजी है, ठीक है। एक तरफ निर्धनता और दूसरी तरफ धन के ऐश्वर्य के समानांतर
श्रम की प्रतिष्ठा है। तो आप ये देख पाएंगे कि बुढ़िया इस कहानी में ये समझाने में सक्षम होती है जमींदार को कि ये श्रम से निर्मित घर है, कृपया इसे तोड़ें न, इस पर कब्जा करने का प्रयास न करें, बहुत हाय लगती है, बहुत एक तरह से ये अपराध है, ये पाप है। और आजकल आप इसे नए संदर्भों में जोड़ें तो आदिवासियों के जो और भूमि अधिग्रहण की बहुत सारी नीतियां होती हैं, जिसमें निर्धन जो हैं, जो गरीब हैं, उनकी ज़मीनों को कब्जा कर लिया जाता है। जल जंगल ज़मीन का कब्जा बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर लेती हैं, और उनके लिए एक भावुकतापूर्ण लड़ाई जिस तरह से बुढ़िया ने समझाने की कोशिश की जमींदार को, वैसे ही जब बहुत सारे लोग, आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के भीतर जो जंगल काटे जाने की घटना सुनी होगी, अभी इसी वर्ष बहुत 400 एकड़ का लगभग वो जंगल था, वो काट दिया गया। वहाँ पर छात्रों ने जिस तरह का प्रतिरोध किया और अंततः उनकी जीत हुई, कुछ उन्होंने बचा लिया उस जंगल को। तो ऐसे ही उसी चेतना से इस कहानी को अगर देखा जाए तो इसका व्यापक संदर्भ होता है, और उत्तर लिखने में, लिखित परीक्षा के उत्तर में आपके लिए एक दृष्टिकोण इससे मिल जाएगा। उम्मीद है इस कहानी के विषय में आपकी समझ बनी होगी, आपको इस कहानी का मर्म समझ में आया होगा। छोटी कहानी ज़रूर है, एक ही छोटी सी घटना है, लेकिन कहानी का मंतव्य बड़ा है, इसलिए हमने आपको सारांश एक व्यापक परिधि में दिखाने की कोशिश की है। इसे ध्यान रख लीजिएगा। जो भी प्रश्न हो, इस कहानी को यदि आपने पढ़ा है और पढ़ने के बाद आपके कुछ यदि अलग विचार, अलग दृष्टिकोण से अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अन्य लोग भी इससे परिचित हो सकें कि आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया क्या है इस कहानी को समझने में। फिर मिलते हैं एक नई रचना के साथ, एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। हमारी हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें 40 बड़े रचनाकारों पर रचनाकार विशेष, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, इन सभी पर 215 पृष्ठ का ये शॉर्ट नोट्स है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन जी की पुस्तक पर आधारित है। तो आप सभी इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये लगभग 5 से 6 दिन में आपके पते पर डाक द्वारा पहुंच जाता है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।